चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा रहेगा इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंस। तो बेसिकली आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करना है, इसके लिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स। अब आप लोगों ने क्लासेस में रेगुलरली अटेंड करना है, क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क करते हैं, और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है या उसमें कुछ भी ऑप्शन में चेंज आ जाता है तो आपने लर्निंग की होती है, आपने रट्टाफिकेशन की होती है, तो आपके साथ वो दिक्कत क्रिएट करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फोकस हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट्स पर। देखते हैं आज के कितने क्वेश्चंस हम कवर कर पाते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ब्लैक मनी जनरेट कैसे होती है और कौन सी मनी को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। ये ब्लैक मनी क्या है? बेसिकली जिस अमाउंट पर हमने, जिस इनकम पर हमने टैक्स पे नहीं किया है, और वो भी कौन सा टैक्स हम बात कर रहे हैं यहां पर, इनकम टैक्स। अगर आपने किसी भी इनकम को अर्न करने के बाद उस पर इनकम टैक्स पे नहीं किया है तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं जी, ब्लैक मनी। तो यहां पर क्वेश्चन समझने वाली बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होती है। वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि ब्लैक मनी से हम क्या क्या करते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपका दिमाग किस तरीके से चलेगा वो आपने देखना है। क्वेश्चन की डिमांड देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी क्रिएट कैसे होती है। चलें आगे, चलिए जी। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, जो पैसा हमने ब्लैक मनी बना लिया है, जो हमारे पास ब्लैक मनी इकट्ठी हो चुकी है, उससे हम क्या करते हैं। ब्लैक मनी का मतलब क्या है, बेसिकली कैश। कैश समझते हैं क्या होता है? आप इनकम अर्न करते हैं, या तो आपके अकाउंट में जाएगी या आप उसे कैश में अर्न करेंगे, और अगर अकाउंट में जाएगी तो वो आपकी अकाउंटेड इनकम बन जाएगी, और अकाउंटेड इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कैश सर्कुलेशन। आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है? कौन सा सेक्टर है ये रियल एस्टेट का? आप इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में अगर हम बात करें 100 रुपीज की अगर कोई आइटम मिल रही है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर आज मैं दिल्ली में कोई भी फ्लोर परचेस करता हूं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करता हूं तो व्हाइट मनी कितनी पे करते हैं, व्हाइट मनी समझते हैं, ऑन अकाउंट कितनी पेमेंट की जाती है, और कैश सर्कुलेशन कितना होता है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 40% हम कैश, मिनिमम बता रहा हूं मैं, लोअर साइड पे बता रहा हूं, और ये 70% तक जाता है कैश का। तो इतना ज्यादा, जब मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा है तो 40 लाख से लेकर 70 लाख तक आपको कैश देना है। तो अकाउंट पेमेंट कितनी होगी हमारी, 30 लाख। अकाउंट पेमेंट हम कितने अमाउंट की करते हैं, जो कि हमारी रजिस्ट्री वैल्यू है, जिससे नीचे हम रजिस्ट्री करवा नहीं सकते हैं, जिसे आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, सर्कल रेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये जो कह रहा है कि ब्लैक मनी जनरेट कैसे होती है। वो ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी से हम करते क्या है। देखो कैश होगा तो कैश हम कहां लगा सकते हैं, हर जगह हम कैश नहीं लगा सकते। आप कैश में जाकर कार परचेज नहीं कर सकते आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, वो अकाउंट पेमेंट मांगेगा आपसे। बात समझ में आ रही है? 2 लाख रुपए से ऊपर आइटम्स में कैश परचेज नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया है। तो जो भी डीलर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, उन चीजों में डील नहीं कर रहे हैं। कैश हम कहां यूज करते हैं, आप लोग देखते हैं हमारी इकोनॉमी में, हम प्रॉपर्टी परचेज में लगा देते हैं, हम गोल्ड परचेज करने में लगा देते हैं, लग्जूरियस आइटम जो कैश में मिल जाती है, वॉच है, मोबाइल है, ये सब चीजें हम परचेज कर लेते हैं।
हाउस होल्ड एसेट्स परचेज कर लेते हैं, वो भी लग्जूरियस आइटम्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर इतनी सी बात? तो क्या ये पॉइंट हमारा आंसर बनेगा क्या कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग? आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एटसेट्रा, तो वही बात हो गई दोबारा से। ये तो हम ब्लैक मनी को खर्च कर रहे हैं, बट ब्लैक मनी क्रिएट कैसे होती है? आगे चलते हैं। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपको पता है पिछले एक महीने में क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? टैक्स बचाने के लिए जो भी सैलरीड क्लास है, आपको पता है सबसे ज्यादा टैक्स हमारी कंट्री में कौन पे करता है? सैलरीड क्लास। क्यों? क्योंकि वो छुपा नहीं सकते इनकम, उनकी इनकम पर कटता है टीडीएस। क्या बोला मैंने? अब आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने पिछले एक महीने में क्या किया है? मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस करना जहां से स्टार्ट किया था, देखिए अभी कितना टाइम हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। आपने बजट के 3 टॉपिक्स कर लिए और 5 नए कॉन्सेप्ट्स कर लिए। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं तो 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करके आगे चलते बनेंगे। वो करना है तो वो करा देते हैं। कोई बच्चा आज पूछ रहा था सर बजट लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया? मैंने कहा नहीं, बजट चलेगा, जब जहां जो टॉपिक आएगा वो बजट से लिंक कर दिया जाएगा। 3 बातें आज बजट से रिलेटेड बताई हैं, नोट करते जाओ, क्लास खत्म होने से पहले सब कुछ पूछूंगा बोर्ड पे बुलाकर। यहां पर लोग क्या करते थे, सैलरी क्लास क्या करता था? देखो ये मुझे ऑन द स्क्रीन बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट रियलिटी हम लोग देखते हैं। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीजें हम फेस करते हैं और हम रियल मार्केट में इसे देख रहे हैं। होता क्या था, लोग अपना टैक्स बचाने के चक्कर में जो सैलरीड क्लास है वो डोनेशन करता है। क्या करता है जी? एक बात बताओ, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अपना घर तो पूरा चलता नहीं सैलरी से, डोनेशंस आप कर देंगे लाखों में, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख करेंगे डोनेशन? इतने दानवीर हो गए हैं हम लोग। तो ये होता क्या था? टैक्स बेनिफिट लेने के लिए 80GGC, कौन सा सेक्शन बोला मैंने? 80GGC का बेनिफिट लेने के लिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते थे। क्या देते थे जी पॉलिटिकल पार्टीज को? डोनेशन। ऑन अकाउंट पेमेंट कर दी और बदले में कुछ कमीशन पॉलिटिकल पार्टी चार्ज करेगी, मुझे नहीं पता कितनी परसेंट है क्योंकि हम नहीं करते इन चीजों में डील। बाकी पैसा आपको कैश की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये आपने क्या कर लिया? एक तो टैक्स बचा लिया। इसको टैक्स प्लानिंग नहीं बोलेंगे, इसे टैक्स इवेजन बोलेंगे, टैक्स की चोरी बोलेंगे, जो कि डिपार्टमेंट हमारा जो गवर्नमेंट है इसे अलाउ नहीं करती है और ना कभी करेगी। आपके पास घर में कैश आ गया, उस कैश से आप अपना घर का खर्च चला लीजिए। कैश तो सबको चाहिए, कपड़े सबको लेने हैं, राशन सबको लेना है, वहां सब जगह पे कैश बहुत इजीली चलता है। एक तो आपका इनकम टैक्स बच गया, दूसरा कैश आपके पास घर में आ गया, आप उस पैसे से यूज करके अपने घर को चला सकते हैं। डिपार्टमेंट ने पिछले एक महीने में सबको नोटिस भेज दिए। सबको नोटिस नहीं, मेरे को नोटिस नहीं बोलना चाहिए, सबको इंटीमेशन दे दी कि आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करी है। आपने क्या ये सच में करी है या गलती से हो गई है? अगर गलती से हो गई है, देखो सरकार का बोलने का तरीका क्या है, सरकार को पता है सबने मजे ले रखे हैं। कोई बेवकूफ होगा जो सैलरी वाला पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने जाएगा। वोट देने वो जा नहीं रहा। आज के टाइम में आज के यंग जनरेशन का यूथ वोट देने वाले दिन तो छुट्टी मना रहा है और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा जैसे उसका घर चल रहा हो वहीं से। इसका मतलब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट का पूछने का तरीका देखो, क्या आपने डोनेशन की है? और अगर लग रहा है कि गलती से हो गई है तो 31 मार्च तक ठीक कर लो, हम आपकी सजा माफ कर देंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर आप कहते हैं नहीं हमने सही किया है तो प्रूफ तैयार रखो, हम पूछेंगे तो प्रूफ दे देना हमारे को। तो प्रूफ क्या है हमारे पास? पॉलिटिकल पार्टी की रिसीट्स और हमारी बैंक ट्रांसफर, बच जाएंगे। बट सबको ये मैसेज पहुंच गया जो कि जॉब करते थे, दिमाग में आ गया, सरकार ने डर पैदा कर दिया कि आज तो पूछ रहे हैं और जब एक्शन लेने पे आएंगे तो फिर पुराना भी ले जाएंगे जो आपने बचाया है। इस बार सरकार करेगी कुछ नहीं, क्योंकि सबके पास देखो, जो अगर मैं डोनेशन कर रहा हूं तो मैं रिसीट तो लेकर आऊंगा ना, पर्ची तो बदले में लूंगा ना उससे, उसको दिखा दूंगा जब सरकार मांगेगी, हाँ जी मैंने दी थी, मेरा मन करा मैंने दे दी।
किसी के मन को कोई नहीं रोक सकता, बट अगली बार क्या वो पर्सन करेगा? वो कह रहा है चलो इस बार तो बाल बाल बच गया, अगली बार अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो गई और सरकार ने लेने के देने कर दिए तो भैया मैं ये काम ही नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये भी तरीका नहीं है जी। कैसे क्रिएट होती है ब्लैक मनी? लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर, राजकीय राजकोष में कमी हो जाना ड्यू टू टैक्स। चोरी कर लिया आपने, टैक्स सरकार को नहीं दिया, वहीं से ही तो ब्लैक मनी जनरेट होगी, क्रिएट होगी। तो आंसर क्या बन गया इसका हमारा? बात समझ में आई? एक क्वेश्चन हमारा हो गया और इसके साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Along with the budget, the finance minister also places, क्या प्लेस करते हैं? other documents before the parliament, पार्लियामेंट के सामने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी पेश करते हैं, which include the macro economic framework statement। ये क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट? इसमें एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बैंकिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सभी सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, असेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रही है? हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और गवर्नमेंट में कौन है जी? अलोंग विद द बजट। यहां पर किसका नाम है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट के साथ एक और स्टेटमेंट पेश करते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मैक्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? एग्रीगेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे बात करें तो उस स्टेटमेंट को हमारे देश का लेखा जोखा, और उसमें सभी सेक्टर्स को कवर करते हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर को कवर करते हैं, और एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सभी सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, असेसमेंट, नॉलेज और उनकी रिकमेंडेशंस, ये सब किस में आ रही है जी? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय, देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है। किसने इसे मैंडेट किया है पेश करने के लिए? वो आपके पास आंसर है इसका, प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। FRBM एक्ट 2003 ने मैंडेटरी किया हुआ है कि बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर को कौन सी स्टेटमेंट फॉर्म करनी है जी पेश? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो चुका है जी? डी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें अमेंडमेंट आई है, चेंज आया है, और चेंज कब आया है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उस चेंज के बाद अभी आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये चेंज आपके लिए रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। With reference to India's decisions to levy, levy का मतलब क्या होता है? लगाना। एंड इक्वलाइजेशन टैक्स, या इसे हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कोई जानता है? क्या लिखा मैंने? गूगल टैक्स। समझना जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। With reference to India's decisions to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is correct? पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम आंसर को देखेंगे। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं। पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो? विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजंस टू लेवी एन इक्वलाइजेशन। एक एक वर्ड को अगर हम समझे तो इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है? एट पार, बराबर करने के लिए। और ये टैक्स किस पर लग रहा है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन है? जो कि हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है। कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो?
ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। अब समझिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देते ही आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। गूगल, फेसबुक, ट्विटर। फेसबुक हमारे इंडिया का है, बोलिए इंडिया का है नहीं है? गूगल इंडिया का है नहीं है? ट्विटर इंडिया का है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? ये लोग इंडिया में अपना प्लेटफॉर्म, अपना सोशल मीडिया प्ले कर रहे हैं, और इस पर एडवर्टीजमेंट कौन दे रहा है? हम इंडियंस, क्योंकि देखने वाली पब्लिक कौन है? इंडियंस। आती है नहीं आती एडवर्टीजमेंट? फेसबुक में दुनिया भर की एड्स आती हैं, आती हैं, गूगल पे देखते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कौन कर रहा है? हम रेजिडेंट्स। और किसे कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट्स। पैसा कमा के जा रहे हैं हमारे इंडिया से, और हमारे इंडिया में उनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? परमानेंट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोल रहा हूं, पीई जिसे हम बोलते हैं। ऐसे नॉन रेजिडेंट्स, सुनना, ऐसे नॉन रेजिडेंट्स जिनकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और इंडिया से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे करके पैसा कमा के जा रहे हैं, उनके ऊपर 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जिसका नाम क्या रखा है जी? इक्वलाइजेशन टैक्स। कितना परसेंट है ये? इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या बोला मैंने? इट इज अ पार्ट ऑफ, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है जो कि लगाया जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर? और इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTA। अगर हम एक से ज्यादा कंट्रीज से इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारे उस कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स होते हैं, ताकि एक इनकम पे ऐसा ना हो कि इंडिया भी टैक्स ले और यूएस भी टैक्स ले या यूके भी टैक्स ले या यूरोप भी टैक्स ले, जहां जहां हमारी इनकम हो रही है, तो उस केस में हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है। हम ट्रीटी पढ़ते हैं, उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी क्या है, उस बेसिस पे हमारे को डबली टैक्स्ड इनकम में क्रेडिट मिल जाता है। इस केस में गवर्नमेंट बहुत हार्श है, स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट ने कहा 6% टैक्स लेंगे और कोई आपको क्रेडिट नहीं देंगे, भले ही दुनिया में आप कहीं और टैक्स देते हैं या नहीं देते, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आपको इसका क्रेडिट नहीं देंगे। और सुनना, लेटेस्ट चेंज 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने 2% का इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया। किसके ऊपर लगाया? ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रेडर्स के ऊपर लगाया, उन्हीं नॉन रेजिडेंट ट्रेडर्स के ऊपर लगाया जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट किसका है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट नहीं, वॉलमार्ट। अब सोचना जरा, उनके, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं इंडिया में, उनके ऊपर कितना लगा दिया हमारी गवर्नमेंट ने? 2%। तो इक्वलाइजेशन टैक्स दो टाइप्स के हैं, बताना कौन कौन से? एक 6% और एक 6% वाले में दिमाग में रखना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और 2% वाले में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप सुन लेना, 31 जुलाई 2024 तक 2% वाला इक्वलाइजेशन टैक्स हमारी कंट्री में चल रहा था। 1 अगस्त 2024 से गवर्नमेंट ने उसे एबॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? उसे खत्म कर दिया। 2% वाला इक्वलाइजेशन टैक्स 1 अगस्त 2024 से हमारी कंट्री में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या फिर जो ई कॉमर्स प्रोवाइडर हैं, सर्विस या फिर ट्रेडर प्रोवाइडर हैं, उनके ऊपर ये 2% वाला इक्वलाइजेशन टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। ये भी कुछ कंपटीशन रूल्स होते हैं, कंपटीशन एक्ट होता है, OECD के पिलर्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि फेयर होना चाहिए सब चीजों को। तो उन्होंने प्रेशर किया होगा, प्रेशर करने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने उसे एबॉलिश कर दिया। हमें कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी बनाना है, रोकना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी है, ग्लोबली एक्सपैंड करना है इंडिया को। तो हमें बहुत सारी चीजों को क्या करना होगा जी? ईज करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो एट प्रेजेंट मुझे बताइए, इक्वलाइजेशन टैक्स कितना चल रहा है? और वो भी कौन सा चल रहा है? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज।
क्लियर इतनी सी बात, डन है। कौन सा खत्म हो चुका है? 2%। बात समझ में आ रही है? 1 अप्रैल 2020 से आया और 1 अगस्त 2024 से पहले उसने दम तोड़। 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रेडर्स का प्लेटफॉर्म या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उस पे इक्वलाइजेशन टैक्स को खत्म कर दिया। क्लियर इतनी सी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीजें जो खत्म हो जाती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, बट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि वो चीज थी नहीं थी या कब खत्म हुई, वो ये भी पूछ सकता है ये इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 2% कभी हमारी कंट्री में लगा भी था या नहीं लगा था। आप कहेंगे नहीं, हमने तो 6 ही सुना है, हमें 2% वाले के बारे में पता ही नहीं है। 6% का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो क्या 2% का नहीं आ सकता है? कब खत्म हुआ ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है इतनी सी बात? कब आया था ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया इसका? इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है जी। नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम, नो, नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वन ओनली। क्या हो गया जी? वन ओनली। ए आंसर हो गया जी इसका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पुराना क्वेश्चन है, बट आपको लर्निंग करनी होगी इसकी भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फिस्कल, अच्छा पहले वो कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन कौन सी सही है। ठीक है जी। नंबर 1, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60%, मतलब टोटल में इनका कितना होना चाहिए? 60%, जिसमें से 40% किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड 20% किसका रहेगा जी? स्टेट गवर्नमेंट। ये ठीक है जी पॉइंट। नेक्स्ट, the central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that, wrong, ये गलत है जी। लास्ट, as per the constitution of India it is mandatory for a state to take central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability to the latter। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोरोइंग कर सकती है, लोन ले सकती है। सिर्फ किससे ले सकती है? क्या विदेश से ले सकती है? फॉरेन से ले सकती है? फॉरेन से सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, किससे ले रखा है जी, और वो दोबारा से हमारे इंडिया से फर्दर लोन लेने जा रही है, तो पहले परमिशन किससे लेनी होगी? सेंटर से। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? पॉइंट इज करेक्ट। अब रीड करता हूं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन। ये तभी लेनी है परमिशन इफ द फॉर्मर मतलब if the former owes any outstanding liability to the later। फॉर्मर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से दे रखा है, किसको? स्टेट। अगर स्टेट ने सेंटर से नहीं ले रखा है तो पूरे भारत में जहां मर्जी से जो मर्जी करे, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया से बाहर जा नहीं सकते, इंडिया में जहां से मर्जी ले सकते हैं। बट अगर स्टेट ने सेंटर से भी ले रखा है और बाहर से भी लेना चाह रही है, मतलब कि गवर्नमेंट के बाहर से लेना चाह रही है, फंडिंग रेज करना चाह रही है, तो पहले परमिशन किससे लेनी होगी? अगर बेटे ने पहले पापा से लोन लिया है और आज फ्रेंड से लेने जा रहा है, तो पहले पापा से परमिशन लेनी होगी कि बेटा पहले मेरा चुका देना, या मेरे से परमिशन तो ले लो कि दोस्तों से भी और पैसा लेने जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर ढूंढिए 1 and 3 ओनली, सी। ठीक है जी, ठीक है।
सेकंड गलत है क्योंकि परसेंटेज जो है ये चेंज हो चुकी है। ठीक है जी। टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होता है? पहली बात, जीडीपी में टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? गवर्नमेंट के पास रिसीट्स की क्या ऑप्शन है? चलो अब आपने छेड़ दिया है तो मैं छिड़ गया, तो मुझे बताइए प्लीज, बजट में क्या क्या आता है? बजट क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स या रिसीट्स? टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। बजट हमारा डेफिसिट रहता है या नहीं रहता है? हमारा फिस्कल डेफिसिट है या नहीं है? राजकोषीय घाटा है या नहीं है? क्यों? अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, खर्चे ज्यादा होना या बहुत ज्यादा होने में क्या फर्क है? हमारी कंट्री में खर्चे ज्यादा क्यों हैं? हमारी कंट्री में खर्चे ज्यादा क्यों हैं? हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर हम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पॉवर्टी रिमूव होती है। होता है नहीं होता है? कहीं भी कुछ बनेगा, कुछ डेवलपमेंट होगी, अगर सरकार पैसा खर्च रही है तो किसी ना किसी को फायदा होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? और अगर बहुत ही ज्यादा खर्चे कर रही है, रेवेन्यू है ही नहीं, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। अपना रेवेन्यू भी तो सोचना होगा, आय भी तो देखनी होगी, या सिर्फ खर्च करते चले जाएंगे? नहीं, एक दिन डेट ट्रैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप किसके जंजाल में फंस जाएंगे? उधार के जंजाल में फंस जाएंगे, जिसे हम डेट ट्रैप बोलते हैं। अगर खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है, तो ये खर्चे कैसे मीट कर रहे हो? उधार लेकर। अपने देश से ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, या विदेश से ले रहे हो? बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है इतना पॉइंट? तो टैक्स कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट की फॉर्म में आती है। कैपिटल रिसीट्स अलग होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स अलग होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? टैक्स गवर्नमेंट को बार बार मिलता है और ये अच्छा खासा अमाउंट होता है। डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है, इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है, जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और कौन सी रिसीट्स होती हैं? एक तो टैक्स रिसीट्स हो गई, और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? और पैसा कहां से आता है आपके पास? डेट क्रिएटिंग रिसीट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। क्या बोल गया मैं? मतलब ऐसा लोन सरकार ले रही है जो कि हमारे लिए उधार की फॉर्म में है, या जिससे हमारी कोई उधार जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? डेट क्रिएटिंग, या अगर हम बोले एसेट क्रिएटिंग। एसेट क्रिएटिंग का मतलब क्या है? अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन ले रही है तो अल्टीमेटली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आने वाले कल में आपको फायदा मिलेगा। और अगर एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है तो दिक्कत की बात है ना। बात समझ में आ रही है? बताना, जहां से एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है वो किस टाइप की फंडिंग होती है? वो कौन सा पैसा होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट? सरकार ने अपनी को यूनिटी डिसइन्वेस्ट कर दी, प्राइवेटाइज कर दिया उसे। अब ये पैसा बार बार तो आएगा नहीं, एक ही बार आ गया, कोई एसेट भी बना नहीं इस केस में आपका। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे चलते हैं। वाह, पढ़िए प्लीज, क्या कहता है ये क्वेश्चन? What is or are the most likely advantages of implementing goods and services tax? ये क्या है जीएसटी? बोलो। नालायको। बहुत बढ़िया आपने बोला, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत अच्छा लगा सुन के। सही आंसर है। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई, आप इसको मत पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। What is the most likely advantage of implementing goods and services tax?
It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. सही है या नहीं है ये बात? बिल्कुल ठीक है जी. It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. कोई लेना देना नहीं है भाई जीएसटी का यहां से. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, it will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in near future. No, जीएसटी लाने का ये कहीं से कोई उद्देश्य नहीं है इनका. क्या मोटिव है जीएसटी लाने का? कि मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज के पास पहले जाना पड़ता था. अगर मैं 5 और 6 प्रोडक्ट्स को छोड़ दूं, हम जैसे तो ना तेल में हैं और ना हम जैसे अल्कोहलिक लीकर में हैं. हम तो दुनिया भर की आइटम्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो आज जीएसटी लग रहा है. पहले क्या होता था? मैन्युफैक्चरर थे तो एक्साइज ड्यूटी वाले भी आते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट आता था. सेल करते थे तो वैट डिपार्टमेंट आता था. इंटरस्टेट में सेंट्रल सेल्स टैक्स इन्वॉल्व हो जाता था. बात समझ में आ रही है? और सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता था. अब क्या है? अब एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है जी? जीएसटी. जीएसटी में भी अब बहुत ज्यादा, अगर आपको रियलिटी बताऊं ना, स्टेट अलग है, सेंट्रल अलग है, एंटीवेजन अलग है, डीजीजीआई अलग है. अगर आप जरा सा भी कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो सरकार बहुत सख्त हो चुकी है. आपके अगेंस्ट एक्शन लेने में सरकार अब 1 मिनट नहीं लगाती है. प्रेजेंट सिनेरियो में ऑडिट चल रहे हैं. ऑडिट किसके होते हैं? फर्म्स के होते हैं. जो बिजनेस कर रहा है उसके 5-5 साल के ऑडिट चल रहे हैं. एक एक चीज को बारीकी से सरकार चेक कर रही है. पहले एक एक साल को चेक करती थी, 5-5 साल इकट्ठे कर रही है. सोचो सरकार कितनी ज्यादा फास्ट हो रही है. सरकार का रवैया जो है ना, वो कंप्लायंसेस के लिए स्ट्रिक्ट हो चुका है कि कंप्लायंसेस आपको करने ही होंगे. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आप कहें मुझे नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. आपको नहीं पता है, ये आपकी कमी है. बिजनेस कर रहे हैं तो आप हायर कीजिए प्रोफेशनल को, वो आपको बताएगा. पैसा कमाना आपको आता है, बट टैक्स कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको करने नहीं आते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा जी? डिपार्टमेंट लेगा. बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, बट अब रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीजों को जो कि अभी तक हमने पढ़ी है. आज हमने बजट में क्या क्या नया आया है उसके बारे में डिस्कस किया है. बताइए. नंबर 1 प्लीज. टीडीएस ऑन रेंट लिमिट कितनी बढ़ा दी है? 20,000 से 50,000 पर मंथ. मतलब साल का 6 लाख हो जाएगा, तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? टीडीएस ऑन रेंट. और बढ़िए. नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस फॉर सीनियर सिटीजन. पहले लिमिट कितनी थी? अब कितनी कर दी है? 1 लाख. और क्या बताया मैंने आपको? अपडेटेड रिटर्न. नालायकों, अपडेटेड रिटर्न पहले आप कब तक फाइल कर सकते थे? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. अब कितना कर दिया है? अपडेटेड रिटर्न में क्या मैं अपनी इनकम कम कर सकता हूं? क्या मैं लॉस बढ़ा सकता हूं? तो क्या कर सकता हूं? लॉस कम कर सकता हूं और इनकम बढ़ा सकता हूं. बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल रिटर्न मुझे कब तक फाइल करनी है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईडी, जो कि है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर और 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. और बताइए मुझे प्लीज, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139. और अगर ओरिजिनल रिटर्न में कोई कमी रह गई है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं? रिवाइज. बिलेटेड और रिवाइज कब तक कर सकते हैं? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं. गवर्नमेंट चेंजेस लाती रहती है, इनमें डेट चेंज करती रहती है. कभी दिसंबर कर देगी, कभी 31 मार्च कर देगी, कभी आपकी अमाउंट रिलेटेड भी है, पेनल्टी भी लगाती है. 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, डिपेंड करता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है. ऐसा नहीं है कि बिलेटेड में कुछ सरकार आपसे लेगी नहीं, पेनल्टी लेगी. बात समझ में आ रही है? तो पेनल्टी से बचना है तो आपको हर चीज टाइमली फाइल करनी होगी. अदरवाइज गवर्नमेंट तैयार है इंटरेस्ट लेने के लिए और आपसे पेनल्टी चार्ज करने के लिए. क्यों नहीं लगेगी? बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर.
क्यों लगेगी ऐसे 15%? किसने बोला ये 15%? किसने बोला है? रिटर्न फाइलिंग की भी 1% पर मंथ की है और एक अमाउंट भी है। 5 लाख तक की इनकम है तो 1000 है, 5 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम है तो 5000 है। रात को 12:01 पे 31 जुलाई को एक रिटर्न फाइल हुई हमारे ऑफिस से। मतलब मैं कह रहा हूं 10 सेकंड ऊपर गए होंगे, 10 सेकंड, और 5000 की पेनल्टी ऑटोमेटिकली लग गई, ऑटोमेटिकली। सिस्टम इतना फास्ट हो चुका है इनका। बात समझ में आ रही है? 10 सेकंड नहीं बर्दाश्त होते जी। कहते घड़ी में 11:59 है, 59 मिनट्स और 59 सेकंड्स हैं। कर लीजिए, घड़ी में बज गए 12 तो दिन अगला स्टार्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तीसरी बात, रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल। इक्विलाइजेशन टैक्स कितने परसेंट का है? 6 भी था, 6 है और था भी। 2 वाला आया था 1 अप्रैल 2020 से और कब खत्म हो गया है? 1 अगस्त 2024 से पहले। तो क्या आता है? 31 जुलाई 2024। 6% वाला पहले भी था और आज भी है, 2% वाला आया था और चला गया। 16। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर है? और जो हमने आज में क्लास में टॉपिक्स करे हैं उन सब चीजों को आप रिवाइज करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि क्लास में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम ये देखेंगे कि क्लास में कितने कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं। क्वेश्चन एक दिन में 100 कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट माने जाते हैं। यू शुड ऑलवेज वर्क फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, नॉट फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में आप 10 साल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, हाथ में क्या लगा, कॉन्सेप्ट कितने समझ में आए, ये सब चीजें हमने देखनी है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।